नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री ऑप्शनल फॉर यूपीएससी के लिए ये लेक्चर सीरीज चालू है और ये इसका 4th लेक्चर रहने वाला है दोस्तों। और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पहुंच गए थे। आप चाहे तो इसके पहले के 3 वीडियोज़ देख सकते हैं, ये 4था वीडियो है। ओके, तो पहले के 3 वीडियो देखेंगे तो इंटरकनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से बैठेगी। तो पहले के लेक्चर में हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से नज़र आता है, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, कुछ मैं टर्म से आपको परिचित कराना चाहूँगा। बस काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि उनको वो टर्म्स नहीं पता है, मतलब बोलते हैं काफ़ी लोग। तो आपको पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी से परिचित करवाना चाहूँगा। जैसे नैनो क्या होता है। जब भी आपको नैनो लिखा हुआ मिले ना, तो उसका मतलब होता है 10⁻⁻⁹ के ऑर्डर में। जैसे 1 नैनोमीटर, अगर मैं नैनोमीटर लिख दूँ तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोग्राम लिख दूँ तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ ग्राम। ओके, उसी तरीके से एक बहुत रैपिडली यूज टर्म है दोस्तों, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं उसको, एंगस्ट्रॉम। ये डिस्टेंस का यूनिट है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये इस तरीके से, ये ए लिखा और उसके ऊपर ये डाल दिया। तो ये जो है ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है दोस्तों, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंड सो ऑन एंड मेनी थिंग्स आर देयर। और फिर इसके अलावा जो आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए वो तो खैर आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻1 मिलीमीटर। 10⁻1 मतलब क्या है, 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये मिलीमीटर है, mm मतलब। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, तो ये सब आप पढ़ते हैं बचपन में। अब हाँ, और पीको आपको जो है न्यूक्लियस जो होता है, ये जैसे आप एटम जब भी ड्रॉ करते हैं तो ये जो न्यूक्लियस होती है एटम की, दिस इज मेजर्ड इन पिकोमीटर्स, पिकोमीटर्स। एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो इतना छोटा होता है ये। अब बेसिकली आपको एक प्रश्न आएगा कि ये 10⁻⁻ का मतलब क्या होता है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको ये सवाल बहुत आना लाजमी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 10⁻⁻2 का मतलब होता है 1/10⁻²। इसका मतलब 1 को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, 1 को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है, मान लीजिए, अज्यूम कीजिए, और मैंने कहा कि मुझे चाहिए 10⁻² सेंटीमीटर, तो इस तरीके से आएगा। तो 1/100 सेंटीमीटर चाहिए मुझे, इसका मतलब 10⁻² सेंटीमीटर मतलब, और 1/100 सेंटीमीटर मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर की लेंथ है इसे मुझे 100 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और 100 पार्ट डिवाइड करने पे जो एक पार्ट आएगा दैट विल बी बेसिकली 1/100 सेंटीमीटर। तो 1 पिकोमीटर, एटम की जो न्यूक्लियस होती है उसका रेडियस पिकोमीटर में होता है। इसका मतलब क्या है, 10⁻15 पिकोमीटर मतलब मान लीजिए ये 1 मीटर की लेंथ है, तो इसको मुझे 10⁻15 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, और जो एक पार्ट आएगा वो 1 पिकोमीटर होगा, क्योंकि इसको आप इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं। और फिर जैसे ही आप इसको एक्सपांड करेंगे तो वो ये यहाँ पे 15 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको इसके सामने। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इतना छोटा होता है दोस्तों। ठीक है, और आपको एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एटम होता है ना, जैसे ये मान लीजिए एटम है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, और ये जो एटम है जो आपको बचपन से पढ़ा रखा है, बेसिकली ये मॉडल अपने आप में रॉन्ग है बट आप अभी के लिए ध्यान रख सकते हैं बेसिक। तो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो जो ये एटम की रेडियस होगी, मतलब ये एटम है मान लीजिए, तो यहाँ से न्यूक्लियस से लेकर तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये एटम की रेडियस कहलाएगी। एंड दिस रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर। मतलब रेडियस जो होती है एटम की, ये किस ऑर्डर में होती है, 10⁻10 मीटर के ऑर्डर में होती है। ठीक उसी तरीके से यदि मैं इसकी अगर मैं इस न्यूक्लियस के ऊपर जाऊँ
अगर इस न्यूक्लियस की बात करूँ तो अभी बताया था आपको दोस्तों, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होती है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ये बेसिक तो क्लियर हो गया। ये कुछ कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए थे, जिसके बेसिस पे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम पे चलते हैं। फिर से हम देख लेते हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अलग अलग जगह पे क्या होता है। देखिए माइक्रोवेव की जो रेडिएशन होती है ना, जो माइक्रोवेव ओवन में जो आपको नज़र आती है, इस तरीके से जो ओवन होता है, माइक्रोवेव ओवन आपका घर का, वो माइक्रोवेव ओवन में जो रेज नज़र आती है वो फार इंफ्रारेड से नज़र आती है। ये देखिए माइक्रोवेव ओवन, ये माइक्रोवेव ओवन है, ये जो है ये माइक्रोवेव ओवन वाला रीजन है। माइक्रोवेव टू फार इंफ्रारेड, इतने रीजन में माइक्रोवेव ओवन गर्म करता है, तो इसकी वेवलेंथ इस रीजन में लाई करती है। तो ये क्या करता है दोस्तों, मॉलिक्यूलर रोटेशन करता है। मैं आपको माइक्रोवेव ओवन की वर्किंग एक बार बता देता हूँ। ओके, तो माइक्रोवेव ओवन कैसे वर्क करता है, देखिए आपने कुछ भी सामान लिया, ये मान लीजिए कुछ मटेरियल है, ये कोई ईटेबल है, और इस ईटेबल को आपने ये ओवन में रख दिया, ठीक है, ये मान लीजिए माइक्रोवेव ओवन है। तो होता ये दोस्तों कि जब आप इसको प्लग से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जब आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से बेसिकली करंट फ्लो होगा, और ये क्या करेगा, इंफ्रारेड रेज निकालेगा। ये माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो है इंफ्रारेड रेज निकलेगी। ओके, इंफ्रारेड रेज। अब ये इंफ्रारेड रेज क्या करती है दोस्तों कि ये जो ईटेबल जो भी हमने ये खाना रखा होता है इसमें, इसको गर्म कर देती है। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये गर्म करती कैसे है, बेसिकली ये मॉलिक्यूलर रोटेशन से। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए समोसा रखा हुआ है, तो समोसे को गर्म कर देगी। तो ये क्यों करती है गर्म, क्योंकि ये इंफ्रारेड रेज जो है ये मॉलिक्यूलर रोटेशन को प्रमोट करती है, मॉलिक्यूलर रोटेशन को प्रमोट करती है। और मॉलिक्यूलर रोटेशन मतलब क्या, देखिए मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ये पहला एटम है, ये एटम 1 है, और मान लीजिए ये एटम नंबर 2 है, ठीक है, ये एटम 1 और ये एटम 2। तो होता यह है कि मॉलिक्यूलर रोटेशन मतलब मॉलिक्यूल इस तरीके से रोटेट करने लग जाएगा, इस तरीके से, मतलब ऐसा इस तरीके से, इस एक्सिस के अलॉन्ग, इस एक्सिस के अलॉन्ग इस तरीके से घूमने लग जाएगा। या तो मॉलिक्यूलर रोटेशन इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब इस एक्सिस के अलॉन्ग इस तरीके से, और इस तरीके से तो खैर हो ही सकता है, अभी बताया आपको, इस तरीके से। और एक तरीका है मॉलिक्यूलर रोटेशन का, वो है इस तरीके से, मतलब टिल्टेड, मतलब देयर आर मल्टीपल वेज पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर रोटेशन। ओके, दिस इज मॉलिक्यूलर रोटेशन। तो इसी मॉलिक्यूलर रोटेशन से जो है खाना आपका गर्म होता है, इसलिए जो आपका बर्तन है वो कभी गर्म नहीं होता। बाकी आपका जो लिक्विड टाइप का और जो इस टाइप का जो मटेरियल होता है गर्म होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर रोटेशन जो है वो कुछ मटेरियल में ही पॉसिबल होता है। कुछ मटेरियल जो कि स्पेशली माइक्रोवेव ओवन के लिए बने होते हैं उसमें मॉलिक्यूलर रोटेशन नहीं हो पाता है, इसलिए वो माइक्रोवेव ओवन में रखने के बावजूद भी गर्म नहीं होते हैं। ओके, समझ में आ गई आपको बात? तो ठीक है, ये तो एक मुद्दा हो गया। अब यहाँ पे और हम देखते हैं आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि फार इंफ्रारेड से नियर इंफ्रारेड में क्या होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अभी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या होता है वो भी हम देख लेंगे। ये देखिए फार इंफ्रारेड से नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड टू ये नियर इंफ्रारेड जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है बेसिकली, ये रीजन में वेव्स कहाँ से एमिट होती है, तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से इस रीजन में वेव्स एमिट होती है। अब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या होता है वो देख लीजिए। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या, अभी तो मैंने मॉलिक्यूलर रोटेशन बताया आपको कि ये इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर जाएगा या इसके अलॉन्ग रोटेट कर जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन सुनिए क्या होता है। मान लीजिए ये एटम नंबर 1 है, और मान लीजिए ये एटम नंबर 2 है। तो होता ये है दोस्तों, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये दोनों एटम्स की, तो इस तरीके से होगा, ये पास में आएंगे, ये दूर जाएंगे, ये पास में आएंगे, ये दूर जाएंगे। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो इसमें किस प्रकार की वेव्स रिलीज होती है, तो इसमें रिलीज होती है फार इंफ्रारेड से नियर इंफ्रारेड वाली जो रेज है इसी से रिलीज होती है। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन से भी कुछ प्रकार की वेव्स रिलीज होती है दोस्तों, वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन जो है उससे नियर आईआर, विजिबल और यूवी रेज रिलीज होती है। नियर आईआर, विजिबल और यूवी रेज देख लेते हैं।
ये रहा नियर आयर, ये रहा विजिबल, और यही यहाँ से लेके तो ये यहाँ तक ये जो है, ये जो पट्टा है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए बना हुआ पट्टा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन में वहाँ से वहाँ तक के रिलीज होती है एनर्जी। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन क्या होता है। मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट बताया था। तो होता ये है दोस्तों कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गई और ये एनर्जी लेवल 1 हो गया, ये एनर्जी लेवल 2 हो गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ था। तो होता ये दोस्तों कि कुछ E = NH म्यू इतनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके यहाँ से लेके तो यहाँ चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है आपको बात? मैंने बताया था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। तो ये इतनी एनर्जी लेके मान लीजिए एक फोटोन एब्जॉर्ब करने पे, एक फोटोन जिसकी एनर्जी H म्यू है, तो ये यहाँ से यहाँ चले गया इलेक्ट्रॉन। फिर आपको पता है कि 1.5 H म्यू वगैरह कोई काम नहीं आएगी, सीधे 2 H म्यू काम आएगी, क्योंकि n इज एन इंटीजर ओवर हियर। तो मान लीजिए 2 H म्यू एनर्जी ये यूज़ करके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से सेकेंड एनर्जी लेवल पे शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल पे शिफ्ट कर गया। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन वगैरह जो होते हैं ना, उसमें नियर IR, नियर इंफ्रारेड रीजन, विजिबल और यूवी रेज रिलीज होती है। जैसे कि सोडियम मेटल में ये जो एक्साइटेशन है ये विजिबल रीजन में होता है, अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग रीजन में होता है। तो देखिए नियर IR, विजिबल और यूवी, इस पट्टे में आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होते हैं। अब एक्सरे कब रिलीज होगी तो दोस्तों देखिए, एक्सरे कब रिलीज होगी? कोर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन भी रिलीज होगी। अब कोर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन क्या होता है, पहले तो समझ लेते हैं कि कोर क्या होती है। देखिए ये मान लीजिए कि कोई एटम है, ठीक है ना, ये मान लीजिए कोई एटम है। अब होता है ये दोस्तों कि हर एक एटम में एक वैलेंस शेल होती है और एक कोर होती है। तो जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना, जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो होती है वैलेंस शेल। वो क्या होती है? वैलेंस शेल होती है, ये होती है वैलेंस शेल। और जो उसके अंदर वाली जो शेल होती है वो होती है कोर। मतलब कि अंदर वाला जो इतना रीजन नजर आ रहा है ये कोर है, ये कोर है और ये वैलेंस शेल है। तो कोर प्लस वैलेंस शेल, कोर प्लस वैलेंस शेल इज इक्वल टू कंप्लीट एटम। ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं। तो अभी मैंने बताया कि कोर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। अब कोर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो भी देख लीजिएगा। कोर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। देखिए मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, ये शेल नंबर 1, ये शेल नंबर 2 और ये शेल नंबर 3 है। ठीक है, अब ये तो हो गई वैलेंस शेल, ये आखिरी वाली, ये क्या हो गई? वैलेंस शेल। अब ये अंदर वाला इतना पार्ट जो है ये कोर है, आपको सभी को पता है ये कोर है। अब होता क्या दोस्तों, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एक्साइट हुआ, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डी एक्साइट हुआ, या तो यहाँ से यहाँ गया या तो यहाँ से यहाँ आया। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ से यहाँ जाने में या यहाँ से यहाँ आने में, वो किस रीजन में होगी? वो एक्सरे रीजन में होगी, क्योंकि वो वैलेंस शेल में नहीं जा रही है। मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वैलेंस शेल में जाता है, तो वैलेंस शेल में जो जाएगा इलेक्ट्रॉन वो एक्सरे में रिलीज नहीं करेगा। समझ में आ रही ना बात आपको? देखिए मैं फिर से बताता हूँ एक बार। ये तो वैलेंस शेल हो गई, तो ये न्यूक्लियस हो गई। तो ये यहाँ से यहाँ जाने वाला जो एक्साइटेशन होगा, या फिर यहाँ से यहाँ बैक आने वाला जो एक्साइटेशन होगा, वो एक्सरे में रीजन में होगा, क्योंकि ये कोर है। ये इतना पार्ट जो है ये कोर है, ये जो है ये वैलेंस शेल है, ये वाली आखिरी वाली आउटर मोस्ट, और ये जो है कोर है। तो कोर में जो भी एक्साइटेशंस और डी एक्साइटेशंस होंगे वो एक्सरे रीजन में आएंगे। लेकिन मैं आपको, कोई अगर बोल दे आपको कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ, और कोई बोल दे यहाँ से लेके यहाँ डी एक्साइट हो रहा है, ठीक है, तो क्या ये एक्सरे रीजन में होगा? नहीं होगा दोस्तों, ये एक्सरे रीजन में नहीं आएगा। ये कोर शेल से वैलेंस शेल चला गया, तो ये कोर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन नहीं होगा, तो इसलिए ये एक्सरे में नहीं आएगा। ये नियर IR में आएगा, या विजिबल में आएगा, या फिर यूवी में आएगा। ये वाला एक्साइटेशन नियर IR, यूवी या विजिबल उसमें आएगा। लेकिन ये वाला जो कोर वाला है ये एक्सरे एक्साइटेशन में आएगा। ठीक है ना दोस्तों? अब जो इसके आखिरी वाला जो है वो उसको भी हम समझ लेते हैं कि गामा रे कब रिलीज होती है। गामा रेज बोले तो ये एक्सरे हो गई। अब ये गामा रेज जो यहाँ की है ये कब रिलीज होती है? तो देख लीजिए ये कब रिलीज होती है। ये न्यूक्लियर एक्साइटेशन में रिलीज होती है गामा रेज। गामा रेज न्यूक्लियर एक्साइटेशन में रिलीज होने का क्या मतलब है, इसको जरा समझ लेते हैं। न्यूक्लियस में कैसे एक्साइटेशन और कहाँ का एक्साइटेशन। तो हम सब जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं
इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर जो है एटम का वो कुछ इस तरीके से होता है। अब हमने बचपन से ही पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 1s1, 1s2, 2s1 और ये सब पढ़ रखा है हमने। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया दोस्तों। ठीक उसी तरीके से जो हमने बचपन में नहीं पढ़ा है वो एक चीज़ ये है कि न्यूक्लियस का भी अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। हालांकि उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कहते, उसको न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन। न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक स्पेसिफिक शेल लेवल में ऐसे एनर्जी लेवल्स में अरेंज्ड होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ठीक वैसे ही, तो वो न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जब भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जंप करेगा तो तब रिलीज होगी गामा रेस। तब रिलीज क्या होगी? गामा रेस रिलीज होगी। और रेडियो एक्टिविटी में यही होता है, इसलिए रेडियो एक्टिविटी में कई बार गामा रेस जो है रिलीज होती है। रेडियो एक्टिविटी क्या है वो बाद में देखेंगे। खैर, तो आज के लेक्चर में के लिए इतना ही, और मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।